शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। और तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। और तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, कहे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे दोस्त प्यारे नबी ने बताया कि वो ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है जो आसमानों के सितारों के मानिंद है। तो क्यों ना हम उन जिंदगियों को अपनाएं, उन जिंदगियों को अपना आइडियल बनाएं और उसी के अंदर कामयाबी है। और हमारी जो कामयाबी है, जो यहाँ पर अवार्ड्स फंक्शन रखा गया है, तो वो उन जिंदगियों के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम को, इस सेशन को शुरुआत करते हुए मैं ज़्यादा वक्त बीच में हायल ना होते हुए सीधे हमारे मुकर्रिर की ओर बढ़ूँगा। हमारे मेहमान आ चुके हैं, प्रोग्राम की तरतीब में थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो सबसे पहले हमारे बीच में औरंगाबाद से पल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पल्स एकेडमी के जिम्मेदार और एक मोटिवेशनल स्पीकर मुनीरुज़्ज़मा साहब यहाँ पर है। मुनीरुज़्ज़मा देशमुख साहब, मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे बीच में आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। आपसे और खाने से फारिग हो चुके हैं, वो बहुत जल्द प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। करेंसी जो है वो आइडिया है। आपके पास आइडिया है, सब कुछ है। अगर एक ऐसा यूनिक आइडिया आप लेके आएंगे, वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है, वो पॉलिसीज में कन्वर्ट होता है, वो डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट होता है आइडिया। तो हमारे बच्चों को क्रिएटिव बनाइए ताकि वो सोच सके। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपको जो खाली पॉइंट रीड आउट करता हूँ कि क्या क्या हमारे बच्चों के अंदर हमको डेवलप करना चाहिए और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा। हमारे बच्चों के लिए आने वाले वक्त में या स्ट्रेटजीज के तौर पर कि जब 70 साल यहाँ खड़े रहेंगे तो खैबों का समंदर जुटेगा, इसलिए हिसाब का अंदाज ही ऐसे है। और मोहतरमा जब बात करेंगी तो अपनी बहनों की और हमारी माओं की इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करेंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब वकील साहब को कि जिन्होंने पटेल बिरादरी, देशमुख बिरादरी और देशपांडे बिरादरी को एक जगह मुत्तहद किया है और एक मैसेज और एक पैगाम देने की कोशिश की है कि आए हम मुत्तहद होकर अपनी मुस्तक़बिल की नस्लों को बेहतर तरीके से संभालें। यहाँ बड़ी तादाद में पेरेंट्स मौजूद है। बहुत मुख्तसर सी बात 5 मिनट में अपनी रखूँगा, वरना फिर इधर से चिट्ठी आ जाएगी तो बात ख़त्म करना पड़ेगा। उससे पहले मैं ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों का माजी बड़ा ताबनाक था, बड़ा रोशन था, हाथ बड़े पसमान। लेकिन मुझे आज यकीन हो गया कि पटेल बिरादरी, देशमुख और देशपांडे बिरादरी को देखकर कि इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक और बहुत रोशन रहेगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि यहाँ जितनी बड़ी तादाद में हमारे मर्द हजरात है, उससे बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें हैं जो इस बात को संजीदगी से लेके बैठी हैं और सुन रही हैं कि अपनी नस्लों को कैसे तामीर किया जाए। बहुत मुख्तसर सी बात कहना चाहूँगा कि बहुत कोशिशें हम कर रहे हैं, हम जिंदगी के हर शोबे में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम तालीम में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दीन में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरा जिस शोबे से ताल्लुक रखता हूँ मैं बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हूँ, एक पत्रकार हूँ। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बिरादरी आज इस शोबे में सबसे ज़्यादा पीछे होने की वजह से झूठ को इतना चीख कर और चिल्ला कर कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी हमको आतंकवादी समझने लगे। तो बहुत इस बात की ज़रूरत है कि अगर मैं यहाँ कहूँगा कि बताओ कितने लोग डीएड और बीएड कहेंगे तो एक बड़ी तादाद मेरी बहनों की और भाइयों की उठेगी कि डीएड और बीएड हम करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों और टीचर्स, मेडिकल और इन 2 इंडस्ट्रीज के अलावा बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे शोबेदार आपके मुंतज़िर है, आप उस तरफ आइए। मेरी बहनों ने भी आना चाहिए, बाहिजाब और पर्दे के साथ वो तो मीडिया में अपना मकाम बना सकती है। देखिए इस मुल्क को, इस देश को और हमारी समाज को अगर हमको बचाना है तो उन मुल्क के गद्दारों से लड़ने के लिए हमको हर हथियार से अपने आप को लैस करना पड़ेगा। अगर आप स्कूलों में जा रहे हैं तो आपको अपनी नस्लों की इस तरह तामीर करना चाहिए कि वो सिर्फ टीचर न बने, बल्कि वो कोशिश करे कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बने, बल्कि कोशिश करे कि वो एक अच्छा पायलट बने, बल्कि कोशिश
करें कि एक अच्छा इंजीनियर बने। इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों साहिबीन की तरह कोशिश करें कि अपने अपने शोबे सियासत में इतना परफेक्ट करें कि सियासी पार्टियों को इनकी मांगों के ऊपर झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो परफेक्शन अपने अंदर पैदा करें। अपने नजदीक सिर्फ बीएड और चंद पेंशन की जो है तो नौकरियों को टारगेट ना बनाए। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। सरकारी नौकरी हमारे लिए सब कुछ नहीं है, दुनिया आपके लिए मुंतजिर है। आप आइए, मेरे से पहले मुनीर जमान साहब ने बहुत बेहतरीन बातें आपके सामने कही है कि इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुका है, जहाँ आपके टैलेंट की जरूरत है, ना आपके धर्म को देखेगा कोई, ना आपके हिजाब को कोई देखने की जरूरत है, बल्कि वो कंपनियां चाहती है कि आप उनको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट मेरी कौम में, मेरी मिल्लत के नौजवानों में, वो किसी और शख्स में नहीं। टाटा और बिरला, अडानी और अंबानी चाहे कितनी भी बड़ी चीज बना ले, चाहे कितनी भी अहम टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन उसको सेल करने का तरीका, उसको बेचने का तरीका सिर्फ मेरे नौजवानों के पास है। जब वो सड़क पर उतरता है तो उस कस्टमर को लेने के लिए मजबूर कर देता है। आज औरंगाबाद में अगर आप जाइए तो प्रोजोन मॉल में जाइए, 80% सेल्समैन मेरी कम्युनिटी के लिए, भले ही वो सेल्समैनशिप कर रहे हैं, लेकिन मुझे फख्र है कि वो हलाल की रोजी कमा रहे हैं और अपने आप की सलाहियतों को मनवा कर चाहे किसी बिरादरी को उस चीज को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये उसके अंदर टैलेंट है। सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना और सरकारी नौकरियां हासिल कर लेना ये हमारा लक्ष्य और ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरी बहनों को भी बाहर निकलना चाहिए। सिल्लो हो, जालना हो, लातूर हो, औरंगाबाद हो, इन शहरों से अगर जरूरत पड़ती है तो हमको हिजरत करना चाहिए बड़े शहरों की तरफ। पुणे और मुंबई आपको मुंतजिर है, दिल्ली आपको मुंतजिर है कि आप वहां आए, अपने बच्चों को वहां पर तालीम दिलाएं। एक आखिरी बात कहूंगा कि बहुत सारी कोशिशें हम दुनिया को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने घरों के माहौल को भी इतना मुस्बत बनाने की जरूरत है, इतना पॉजिटिव बनाने की जरूरत है कि अगर मेरी बेटी के साथ मैं इस तरीके से रहूं कि मैं उसका दुनिया का बेहतरीन दोस्त बनकर रहूं, तो मैं नहीं समझता कि आप चाहे उसको हार्वर्ड में भेज दें, चाहे आप उसको लंदन में भेज दें, वो कभी बिगड़ सकेगी। अपने घरों में माहौल का इतना बेहतरीन है, वो औलाद का इतना बेहतरीन रिश्ता होना चाहिए कि कॉलेज में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, समाज में उसके साथ क्या हो रहा है, सड़क पे उसको कौन छेड़ रहा है, उसने फ्रैंकली आपके सामने इस बात को शेयर करना चाहिए। आपको उसको उसकी मोहब्बतों को जीतना पड़ेगा, उस बच्चे की मोहब्बत, उसके एतमाद को हासिल करना पड़ेगा। जब हम उसके दोस्त बनेंगे तो जो माशरे में जो नासूर बनकर जो लोग जो है, तो मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी ताकतें जो हमारी बच्चियों के पीछे पड़ी है, अगर हम उनके बेहतरीन दोस्त बनेंगे तो उनके तरफ राजी नहीं होगी, बल्कि हमको अपना बेहतरीन दोस्त बनेंगे और उनको हर मसला शेयर करेंगे। फिर आप ये मत समझिए कि वो बहकने वालों में से होगी, फिर ये ना समझिए कि वो लड़का बहकने वालों में से होगा। हमको अपने घरों के माहौल को बहुत मुस्बत तरीके से लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक आखिरी बात सर, चिट्ठी नहीं लूंगा आपकी रही है उस टेक्नोलॉजी से, जैसे मुनीर साहब ने कहा कि हमको परहेज नहीं करना है, हमको कोशिश करना है कि व्हाट्सएप को हम मुसलमान बनाएं, हमको कोशिश करना है कि हम यूट्यूब को मुसलमान बनाएं, हमको कोशिश करना है कि इंस्टा और ट्विटर को हम मुसलमान बनाएं। हमको उनसे दूरी इख्तियार नहीं करनी, हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। मेरे वालिद के दोस्त हैं, उनकी 6 बेटियां हैं, बेंगलोर में रहते हैं, छोटी है, स्कूल में है, कुछ कॉलेजेस में, सबके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है। तो वालिद साहब एक बार मकान पे आए, वो बोले यार तुमने पूरी बेटियों को मोबाइल दिला दी। हाँ दिला दिया, क्यों नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैंने मेरी बच्चियों की तरबियत ऐसी किया हूँ कि मुझे मालूम है कि मोबाइल का मिसयूज नहीं करेंगी। रात में रोजाना 9 बजे मैं पूरे मोबाइल अपने पास लेकर रखता हूँ और बेटे बोलता हूँ स्कूल के बाद और कॉलेज के बाद आपको अपनी स्टडी के लिए मोबाइल ले। तो हर चीज, हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का हमको सलीका आना चाहिए, उससे दूरी हम इख्तियार करके दीगर कौमों से और बहुत ज्यादा पीछे हटेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो तफसील से बातें होगी। इस वक्त हमको दोनों अपने मोहतरम कायदीन को सुनना है। सत्तार से कह रहे थे कि सिल्लोर में ना राष्ट्रवादी कांग्रेस है ना कांग्रेस है, हमको मालूम है कि जहाँ आप खड़े हो जाते हैं वो पार्टी आपकी हो जाती है, तो फिर पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है तो जैसे आप महाराष्ट्र की तारीख के पहले कृषि मंत्री बने, हम समझते हैं कि आप महाराष्ट्र की तारीख के दूसरे मुख्यमंत्री बन जाए इंशाल्लाह। चाहे मौलाना हो, मैडम हो, जब से वक्फ बोर्ड का काम संभाला है, मैं अभी कह रहा था भले वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जब से मैडम वक्फ बोर्ड में आई है, वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। जब से सेठ सत्ता में भले गठ कोई भी हो, हमको अब्दुल सत्तार साहब से मतलब है, हमको गठ से कोई मतलब नहीं है। हमको मालूम है कि जहाँ से रहेंगे कौम और मिल्लत के साथ पूरे देश की बात करेंगे और करते हैं।
और भगवान के दौल कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। तो हम कहते हैं कायदीन को आगे बढ़ाना चाहिए और मेरे नौजवान जो अपने अंदर सियासी सलाहियत रखते हैं वो भी आगे आए। देखिए आपके सामने डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष की पोस्ट हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं है। देशमुख साहब है, इजाज देशमुख साहब है, वसीम साहब है वंचित से, तो आज तो पूरा हिंदुस्तान ही सर गया है यहाँ पर, पूरे हिंदुस्तान की सियासी जमात की मंत्री भी यहाँ पर। तो ये देशमुख बिरादरी है, पटेल बिरादरी है और देशपांडे बिरादरी है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और एक ही बस अपने अंदर ये तैयार कर लीजिए कि हमको अपनी नस्लों के लिए जीना है। अब हम बहुत जी चुके हैं, आने वाली नस्लों के लिए जिएंगे और इंशाल्लाह उनके लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ बुलाया इनकी हौसला अफजाई करने के लिए प्रोग्राम है। तो सही तालियों के हकदार तो वही बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने बेहतर तरीके से अपने मार्क्स लाए, तो उनके लिए तालियां होता है। हम यहाँ पे बैठने का मकसद ही उन लोगों ने हमको यहाँ बिठाने का काम किया है जिन्होंने बहुत मेहनत की है। पहले ज़माने में 40-35% भी मार्क मिल जाते तो हमारे माँ बाप खुश हो जाते थे और पेटे बांटते थे। लेकिन आज के बच्चे ऐसे हैं, नीट में आप देखोगे, इंजीनियरिंग में देखोगे, कोई भी एग्जाम ले लो अपने बेहतर तरीके से मार्क्स मिला रहे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और खास करके पटेल देशपांडे बिरादरी में एजुकेशन की जो तादाद है, एजुकेशन पटेल देशपांडे में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर है। और पटेल देशपांडे के बच्चे बच्चियां जो पढ़ने के ताल्लुक से आज है, पटेल देशपांडे बिरादरी के सारे लोग अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, जापान, दुबई, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं क्योंकि एजुकेशन और वो हासिल कर दिखाया है। सबको जो हासिल करना है बेहतर तरीके से पटेल देशपांडे बिरादरी ने हासिल किया। और ये भी आप देखोगे पटेल देशपांडे का और एक खासियत ऐसी जो यहाँ दिख रही है। नक्शबंदी साहब आपको बता दूं कि पटेल देशपांडे बिरादरी के सब लोग सियासत में उतने ही आगे हैं, एक भी पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। कांग्रेस के हमारे सलीम भाई जो आए नहीं, हमारे जलगांव जामुन वाले, तो सभी इसमें है। क्योंकि देशमुख साहब आपके एजुकेशन का सिलसिला चला रहे हैं चिल्लोड़ में, उत्तराज में, औरंगाबाद में। मैं ये चाहता हूँ कि और अपने जितने पटेल देशपांडे बिरादरी के जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे ऑल ओवर भी है, छोटे छोटे गांव में सरपंच पद के ऊपर भी हमारे लोग हैं, पंचायत समिति सदस्य भी है, ग्राम पंचायत सदस्य भी है, जेडपी सदस्य भी है, एमएलए साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत जगह हमारा, हम भले 2-4 घर होंगे एक आध गाँव में, लेकिन बेहतर तरीके से कमांड करना जानते हैं। अभी किसी ने कहा था कि पटेल देशपांडे की वो देशमुख की वापस लानी है, तो वो बता रहे थे उसके बारे में, देशमुख की वापस लानी है। ऑलरेडी देशपांडे पटेल ये सब गाँव को कंट्रोल करके जहाँ कहीं भी यहाँ पर रखा गया है कि पीडीटी बिरादरी का पटेल, देशमुख, देशपांडे, पांडे, गिरासे, कुलकर्णी, ये सभी जो बिरादरियाँ हैं, बिरादरियों के मद्देनजर रखते हुए ये दूसरा प्रोग्राम है। आज से 2-2.5 साल पहले जो पहला प्रोग्राम हुआ था पाचोला में हुआ था और वहीं में हमने अनाउंस किया था कि ये दूसरा प्रोग्राम जो है सिल्लोड में लिया जाए। लेकिन कोविड की वजह से पहले प्रोग्राम यहाँ पर हमने अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन कोविड की वजह से प्रोग्राम हो नहीं सका। और कुछ दिनों के बाद आज ये मौका आया है। अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार और बेशक अल्लाह जानने वाला और खबरदार है। इसलिए बिरादरियाँ वजूद में आई और आज के प्रोग्राम जो होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में जो हमारी सभी बिरादरियों के जो बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं और अलग अलग कोर्सेस में और अलग अलग फील्ड में जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है और उनका आज यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहा है। उनको मोमेंटो और उनको एक ट्रॉफी देकर उनका यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। तो ये जो इसके मकासद जो है प्रोग्राम के, कि आज हम देखते हैं कि ये कंपटीशन का दौर है, कट थ्रोट कंपटीशन है और इस कंपटीशन में अगर हमको अगर टिकना है तो इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। अब इल्म से मेरी मुराद ये है कि दीनी इल्म भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो दुनियाई इल्म है वो भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में हमारे
देखते हैं कि जो समाज में आज हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में हमारी बिरादरी कुछ अलग अलग नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारे जो समाज है इसमें पिछड़ते हुए जा रहा है। इसलिए जो वक्त की जो चुनौती है उसको अगर हमको हासिल करना है तो ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। और आज के जो जलसा रखा गया है, खास करके हमने ख्वातीन को यहाँ पर बुलाया है, वो इसलिए कि हम लोग तो अपने कारोबार में बिजी रहते हैं, कोई नौकरियों में, कोई खेती कारोबार हम लोग करते हैं और वो कारोबार में बिजी रहने की वजह से हम लोग अपने बच्चों पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए हमारी जो ख्वातीन है, हमारी जो बहनें हैं, ये इन्होंने हमारे बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनका मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। माँ का अगर मोटिवेशन हुआ तो पूरी जो फैमिली है अच्छी तरीके से पढ़ सकती है। तो दोनों बराबर चलना चाहिए, इसलिए कि एक दूसरे को हम नहीं छोड़ सकते। और जैसा कि कुछ नेताओं ने बताया कि एक हाथ में मुसलमान के हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है उसकी जवाबदारी हमारे सब लोगों की है कि हम लोग अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, उनको अलग अलग शोबों में अगर उनका प्रोग्रेस करना है तो हमारी ख्वातीन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। और साथ ही साथ मैं ये देखता हूँ कि जेंट्स ने भी क्या कहते हैं हमारे बच्चों के ऊपर खूब ध्यान देने की जरूरत है। मुश्किलें नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किलें नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। बाप बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यहाँ पर आता है कि आजकल हम देख रहे हैं, हम एजुकेशन सोसाइटी भी चलाते हैं और ये देखा जा रहा है कि स्कूलों में, कॉलेज में और दीगर जो पढ़ने की जो शोबे है इसके अंदर हमारी बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी घोषणा होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं आज यहाँ पर आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि बेटों की जो एजुकेशन की जो तादाद है वो काफ़ी कम होती जा रही है। जब कॉलेज में देखेंगे, स्कूलों में देखेंगे, लड़के दिखते हो, लड़के हमारे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेटे पढ़ाओ और बेटियां बचाओ, ये मैं आज घोषणा देना चाहता हूँ। और एजुकेशन पे जोर देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की बूंद चाहिए। ये एजुकेशन के बारे में दूसरा जो मुद्दा है, हम कारोबार में हैं, बिजनेस में, उद्योगों में हैं और हमारा जो समाज है, हमारा समाज आज तक हम देखे जा रहे हैं कि हम लोग अगर हम दूसरे शोबों में नहीं जाएंगे, दूसरे जो जिंदगी के शोबे जैसे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, दाखिल होने की कोशिश हम सबको करनी है। आइए, इस तब्दीली का नतीजा क्या हुआ? इस तब्दीली का नतीजा ये हुआ कि जो उलूम पहले डबल होने में 50 साल लगते थे, 80 साल लगते थे, 70 साल लगते थे, अब जो मौजूद उलूम है वो मौजूद उलूम 1 साल में डबल हो जाए। अगर कोई सब्जेक्ट की 1000 रिसर्च आज है तो अगले साल 2000 में चले जाए। ये इतना तेजी के साथ तरक्की कर गया। हमारे समाज में उसकी तब्दीली क्या आई? वो तब्दीली ये आई है कि नॉलेज एक्सप्लोजन, इल्मी धमाके के इस दौर से हम गुजर रहे हैं और इस इल्मी धमाके के इस दौर में वो बच्चे अगर हमारे पीछे चले जाएंगे तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। इतनी तेजी से तब्दीलियां हैं कि सडन चेंजेस पूरे सिचुएशन को बदल रही है। तालीम की सूरत हाल बदल जाती है, जॉब की सूरत हाल बदल जाती है। हमको रेडी रहना पड़ता है कि हम अब
का मुकाबला कैसे करें। आइए देखें जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी ने बहुत से चेंजेस लाए, उसने रिप्लेस किया पहले के टेक्नोलॉजी को, इसलिए उसको दुनिया ने एक नया नाम दिया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का। आप देखिए कि हमारे भाई लोग ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ओला और उबर ऐप आ गए हैं। आनन फानन कई ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स और उनके पेशे पर बड़ी मुसीबत आई, उनको नया अल्टरनेट ढूंढना पड़ा या उस प्रोसेस में जम होना पड़ा, तो अपने आप को तब्दीली के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ इस तब्दीली के नतीजे में यह भी हुआ, जैसा मुकीम साहब ने तस्करा किया उसका हल्के से, अब आने वाले जमाने में बहुत शुक्रिया। जिला अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे, अगर हम दूसरे शोबों में नहीं जाएंगे, दूसरे जो जिंदगी के शोबे हैं, जैसे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, देखो मुकाबला सबसे पहले मैं मुंतज़िमीन और जनाब मुकीम देशमुख साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हम तो एक नजरिए को लिए चलते हैं, हर मोमिन एक नजरिए को लिए चलता है कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद आयास, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज, मगर फिर भी ये बिरादरी का माहौल क्यों? कई लोगों ने पूछा कि भाई देशमुख, देशपांडे और पटेल ये बिरादरी को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद में 192 सरनेम के मुसलमान। हमारे मैडम जब रिजर्वेशन का मैटर था तो उस टाइम जो लिस्ट डिक्लेयर हुई थी 50 सरनेम के रिजर्वेशन देने के लिए, तो उस वक्त 192 महाराष्ट्र के अंदर सरनेम मुसलमानों में थे। इन 192 को अगर इकट्ठा कर जाए तो एक कहावत है कि आजकल हमारे पास एक मुहावरा है कि शहीद तो पैदा हो मगर पड़ोस, मगर देशमुख, देशपांडे और पटेल ये नहीं चाहते, हम हमारे इस्लाह अपने ही बिरादरी से करना चाहते हैं। इसलिए मुंतज़िमीन ने पहले देशमुख, देशपांडे और पटेल को इकट्ठा करके अपने घर से इस्लाह करने के लिए ये बिरादरी का उनको जो है तो अनुभव है, इसलिए फौजिया मैडम उनको खासकर बुलाया है, क्योंकि दिल्ली का कोई ना कोई आदमी होना चाहिए, सरकार में होना हो, मगर एमपी है, मुसलमान है, महाराष्ट्र से है, इसलिए फौजिया मैडम तो प्रशासन से 5 मिनट का इशारा जो मैंने देख लिया, मैं 5 मिनट से ज्यादा आपका वक्त नहीं हूँ। निजामत करदा मेरे अजीज ब्रादर मुझसे पहले जिस किसी मुखर्रिर को बुला रहे थे तो शेर के जरिए बुला रहे थे, मगर जब मेरी बारी आई तो डायरेक्ट नाम ले, तो मैंने सोचा शायद वो मौका मेरे लिए छोड़ दिया गया है, इसलिए मैं अपनी बात एक शेर से, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना, दूंगा था जो बख्शी ज़बान तूने,
गूंगा था जो बख्शी जबान तुमने, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना, बातों में असर देना। मैं तो गांव वाला हूँ, बाहर कितना भी बड़ा आदमी रहता है, गांव में अपना रहता है, उसको पहले मेहमान का मेहमान नवाजी में कुछ कमी ना हो जाए, नहीं तो फिर वकील साहब नीचे बैठे। आज के इस प्रोग्राम के लिए यहाँ एक छोटा प्रोग्राम रखा गया है देशमुख बिरादरी की तरफ से। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक के साथ एक फ्री है, मतलब जोड़ी के साथ है ना, मतलब ये भी है और भाभी भी है, और कभी कभी होंगे तो सिर्फ पांडे। हमारे गांव में पांडे भी है, तो सही ना, आपने देश पांडे लिखा, उसमें वो देश भी आ गए और पांडे भी आ गए। लेकिन पांडे इसलिए मुझे ख्याल है कि हमारे पास डॉक्टर शाह साहब थे और उनके पास एक पांडे थे, खलील पांडे, खलील पांडे, कुछ तो पांडे, वो बड़े थे। तो उनके पास 4 बजे नंबर लगाना पड़ता है सुबह में, जब डॉक्टर के पास एडमिशन मिलता है। वहां भी पांडों का ही कंट्रोल था, डॉक्टर कोई भी होगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल देशमुख के हाथ में ही रहता है। हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी गढ़ी और गढ़ी से जुड़े हुए कई किस्से। एक जमाना था, हमारे इकबाल मियां देशमुख वहां बैठे बाजू में, उनके लड़का हमारा भी नगर सेवक है। मुझे अच्छी तरह याद है क्या हमारे घर में मेरे दादाजी बोला करते थे, तुमको मालूम नहीं खाने की कीमत क्या है। आज भी अगर किसको अच्छा खाना खाना होगा तो देशमुखों की मरने की दुआएं करना पड़ता है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, जब्बार से कंपनी वालों के लफ्ज बोल रहा हूँ, और इसलिए उनको बाजू में बैठे हमारे इकबाल में उनको सामने रख के बोल रहा हूँ। यानी इसका अंदाजा लगाओ कि देशमुखों के पास कितनी जमीनें थी, कितनी जायदादें थी, कितनी इज्जत थी। हमने आज हमारा जो तालीमी इदारा है वो इतना बड़ा है, उसके पास ही 500 एकड़ जमीन है, 500 फुट जमीन थी, आज 500 एकड़ जमीन है, कम से कम 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। और ये मेरे हस्ती, ऐसा दूसरा नहीं, मैंने लगाया, मैंने बनाया, मैंने। लेकिन अपने पास कैसा है, बहुत बड़ी लोकशाही नहीं चलती। लोकशाही चली तो तुमको मालूम है लोकशाही से क्या काम होता है, कैसा होता है, अनकिता होता है। ये सब हमने करे, लेकिन मुस्लिम समाज में जो देशमुख बिरादरी है उनका इसमें मेरे जो आज तक मैं यहाँ से ग्राम पंचायत सदस्य बना, सरपंच बना, नगर सेवक बना, नगर अध्यक्ष बना, आखिरी सरपंच, पहला नगर अध्यक्ष, विधानसभा हार गया 100 वोट से, बाद में विधान परिषद, उसके बाद लगातार 3 बार हैट्रिक जीता भी हूँ। उसमें देशमुख बिरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए है कि देशमुख लोगों की आज भी हिंदू लोगों से इतने अच्छे संबंध है कि मुझे लगता नहीं कि मुसलमान में बाकी कोई कौम के हमारे दूसरे तो छोटी छोटी कौम छोटी छोटी जाते हैं, वोट जाते हैं, मुसलमानों में भी 18-15 जाते हैं, सबों में। लेकिन देशमुख बिरादरी का मैंने लोगों से संबंध देखा, छोटे छोटे देहात है, लेकिन वहां भी लोगों से उनका संपर्क, उनका संबंध और उनका संबंध बना कि वो वोट में कन्वर्ट हो गया था। देता भी है, दिलाता भी है और देने वाले का पता भी बता देता है। एक तो देशमुख ने गड़बड़ की है, मैं देशमुख ने पहली लोगों ने मेरे खिलाफ किया, इसकी बीवी ने भी इसके खिलाफ। नेता घूमते रहते हैं, लेकिन मौली बेचारी बरोबर बटन अपना ही था। ये बारी को मुख्य देशमुख के आगे आ गया, देशमुख बिरादरी का पाटिंबा। मैं बोला पूरे देशमुख इधर अकेला बिरादर होगा तो कितना भी बड़ा ऑफिसर, कितना भी बड़ा पैसे वाला, कितना भी बड़ा आदमी मेरे खिलाफ जाएगा, उसका अकेला वोट मिलेगा। वो बोलता है मैं मेरे बिरादर के इतने लाख दे दूंगा, इतने हजार दे दूंगा, लेकिन ये मेरे से ज्यादा होशियार है। इनको कहाँ दबाना, कैसा दबाना, किसका मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल दबा देते। 99% मुसलमानों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई 60%, कई 70% शिवसेना को 70 से 80 रखे, हम 99 के लिए हमारे माँ बहने बैठी कितना किसने कुछ भी बोला,
किसी को डराने की जरूरत नहीं, वो खुद आप करता। अभी महाराष्ट्र के राजकारण में भी देखो, रोज कुछ ना कुछ चेड़ू अपना सामने रहता है। कैसा खेलना, किसको खेलना, कब देना, किधर डालना, कैसा डालना, वो उसका आइडिया पूरा है। एक बार आपके नवाब मलिक साहब यहाँ आए, मुझे लगता है जो पहला हमारे गांव का कोई इंग्लैंड को पढ़ने के लिए गया होगा, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है खालिद मियां देशमुख साहब जब इंग्लैंड से आए थे, पूरे गांव के लोगों ने उनकी एक मिलोमिट डिग्री गांव में, जब वो यंग थे एकदम नौजवान 6 फुट उनकी हाइट मुकीम बाबू से भी काफी मुझे लगता लगभग होंगे, एकदम दिखने में इतने खूबसूरत, इतने टैलेंट, इतने ब्रिलियंट। यानी देशमुख खानदान में पहले से ही पढ़ाई के बारे में हमारी कई बहनें, कई भाई, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आगे और बनने वाला है, कुछ बन चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि जो 2 देशमुख बिरादरी की लड़कियां जो टॉपर हुई है, एक तो बेचारा गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला, लेकिन रिक्शा चलाने वाले की लड़की भी 656 इतने जब परसेंटेज लेके आती है तो उससे अंदाजा लगाओ। हमारे पास अभी बाबू हाजी साहब, कल ही उनका इंतकाल हुआ, मुझे लगता है कल नहीं परसों के दिन, वो 4थी पढ़े हुए थे, लेकिन बाज़ाब्ता इंजीनियर भी इतना लेन के ऊपर कटिंग, इतनी अच्छी ट्रॉली, इतने अच्छे किसान के जो लगते हैं उनको साधन, वो बनाने का काम करते थे। तो ये हमारा गांव जो सिल्लोड शहर है, ये शहर में मुखी बापू देशमुख पहली बार ऑपरेटर बने। पहली बार मैंने देशमुख से बात किया तो मुझे बोले नंबर प्लीज, मैं बोला हमें कौन है देशमुख बोल रहा हूँ मैं, अरे आपको ख्याल है कि मुझे मालूम नहीं, मैं लगता 36 साल पहले की बात बोला, 36 साल पहले मैंने पहली बार अपने गांव का कोई आदमी फोन के ऊपर जो रिंग वाली सिस्टम थी, मुकीम देशमुख साहब ऑपरेटर थे, उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, बाद में फिर आखिरी में सीओ बनने का ख्वाब उनका अधूरा रह गया, लेकिन एडिशनल सीओ तक जरूर गए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एक छोटा सा स्कूल था, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक उर्दू स्कूल था, उसके अंदर 13 टीचर थे और 21 मानक थे। पूरे शहर वालों को मालूम है कि 14 टीचर और 21 डायरेक्टर, और एक के हिस्से में एक भी नहीं आता था, और इतनी लड़ाई चल रहा, इतने झगड़े चल रहा। सर ये तो बहुत मुश्किल का काम है, अपने गांव में तालीम होना बहुत जरूरी है, और गांव में एक एजुकेशन, एक छोटा स्कूल, उसके अंदर झगड़ा, इतना झगड़ा चल रहा है। कुछ लोगों ने बोले कि साहब कुछ भी करो तुम ये स्कूल को आपके पास लो, इसको कुछ तो भी करना चाहिए। ऐसी हाँ, कादर भाई साहब और बाकी के लोगों ने मिलकर एक स्कूल चलाया करते थे, और वो स्कूल के अंदर वहाँ की जो एजुकेशन कमेटी थी, बच्चों का तो कोई अंदाजा ही नहीं, लेकिन आपस में इतने झगड़े होते थे। फिर हमने वो गांव वालों से एक मीटिंग ली, गांव वालों की मीटिंग में एक अघोरी विद्या की कमेटी बनाई गई। अघोरी विद्या समझेंगे आपको, वो ऐसी कमेटी थी कि जिन्हें गड़बड़ करा के उसको पीछे ले जाना, उसका काम करना, बाद में जाके छोड़ देना, दूसरे वाली को चैरिटी कमिश्नर में दिखना ही। और एक स्कूल और उसको तालीम को हमने जब शुरुआत की तो आज हमारे पास 1100 टीचर हैं और हजारों लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी एजुकेशन संस्था की है। अभी मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है यहाँ सिल्लोड में। मैंने मेरी भी जो 60 एकड़ जमीन थी देशमुखों से भी कुछ लिया था, वो भी वापस कर दिया, उसको भी डोनेट कर दिया। यहाँ अभी एक जमीन में से 6 चाहिए, वो झगड़े चलते हमारे पास 15 रुपए की झगड़े, किसी को मालूम नहीं, देशमुख नहीं करते, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, पर अब कम होगी। आप मैं आपको ये हटके इसलिए बता रहा हूँ कि सब वही बोलने वाले, सबों ने बोल चुके और इन्होंने बताया कि आखिरी बोलने वाले के हाल क्या होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को वो जगह पे जाना ही नहीं, अपने अपने गांव की स्टोरी बोलना, अपने गांव के लोग बैठे हुए, कम से कम सच्चाई है उस वक्त की, ये तो लोगों के सामने आ रहा। इम्तियाज जलील साहब आदमी अच्छा है, उसकी पार्टी कुछ भी होगी, लेकिन यकीनन आदमी अच्छा है, होशियार पढ़ा लिखा आदमी है। वो भी जब जैसी मैडम बात करती है राज्यसभा में, वैसा वो भी लोकसभा के अंदर जब बात
बात करता है तो अच्छी बात करता है, पढ़ी लिखी बात करता है, अपने समाज के संगा दूसरे समाज को भी कोई उनका दिल दुखेगा नहीं, ऐसे लफ्जों में ऐसे शब्दों में अपने बात का इस्तेमाल करके। मैं तो पूरा पहले मुझे हिंदी बोलना आती थी, तब मैं गाँव में जाना, मैंने हिंदी में क्या बोलना उनको समझना नहीं, वो क्या मराठी में बोलना मुझे समझना नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा मैं मराठी सीख लिया, अब मराठी सीख लिया तो हिंदी बोलने का था, इतना आसान नहीं है, दोनों 2 in 1। तो ये सारी चीजें देशमुख बिरादरी में मराठी और हिंदी और इंग्लिश ये तीनों, जितनी उर्दू भी उतने अच्छी तरीके से हमारी गढ़ी के नीचे का जो स्कूल है, मुझे उससे पूरा याद है कि जब से आज तक हमारे हाजी बाबू बैठे पीछे, तो भी देखा मैंने सलीम भाई के भाई हाजी देशमुख, हाँ हमारे जवई वो डोंगर गाँव के है ना। अब जो कनेक्शन तो मुझे सबके बहुत है, ये कभी कोई एक आधा फेल भी होता है तो उधर से चुरा लेता है। हर एक आदमी के मेरे पास 3,70,000 वोट है, लेकिन किसकी रिश्तेदारी कहाँ है, कौन किसका जवई है, कौन किसका विधोई है, कौन किसका कैसा कनेक्शन मिलता है, ये सहारा एक एक का मेरे पास तो एक ऐसा। पहली बार बंद किया, दूसरी बार आपको जरा बोला चीज़ नहीं हो सकती कि वो तालीम और तरबियत के ज़रिए से किया जाए। खुद कुरान पाक में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताता है कि वो आपको मुअल्लिम बना के भेजे गए। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। वो किताब और हिकमत की तालीम आपको दे। अब ये बड़े टर्मिनोलॉजीज़ हैं, किताब भी और हिकमत। मैंने अपनी गुफ्तगू को 2 हिस्से में डिवाइड किया है, क्योंकि अक्सर और बेशतर मुझे यहाँ पे वालिदैन नहीं नज़र आ रहे हैं, बच्चे तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, तो मेरा गुफ्तगू का मरकज़ ज़्यादा वालिदैन नहीं है इंशाअल्लाह, और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में है, तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी कुछ पैगाम होगा। तारीख़ का अगर हम मुताला करते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत ही नुमाया तौर पे, बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक चीज़ हमको पिन करती है। एक शायर ने जो है वो बड़ा इसके ऊपर जो है बड़े शायर अल्लामा इकबाल का शेर है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सिफारा। दुनिया को हमने जो कुछ दिया है उसका कोई हिस्ट्री में सानी नहीं है, बट वी नीड टू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दोज थिंग्स। आज से 1100 साल पहले आप जाएंगे तो बगदाद के अंदर एक लाइब्रेरी थी जिसमें 6 लाख किताबें थी। आज शायद हिंदुस्तान में कुछ ऐसी कितनी लाइब्रेरी होंगी जिसके अंदर 6 लाख किताबें होंगी। उस वक्त अमेरिका, जो आज का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है, वहाँ पर लोग कपड़े पहनने का भी तस्वुर उनके पास नहीं था। तो सिविलाइजेशन के एतबार से हम सोसाइटी के अंदर इस टॉप पोजीशन पे थे, पिनिकल पे थे। लेकिन इन अयाम में क्या हुआ, इन सेंचुरीज में क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी हो गई। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा गौर करने की चीज़ है। तारीख उन लोगों को भुला देती है जो तारीख को भुला देते हैं। तो वी नीड टू गो बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट वेयर वी मिस्ड द बस। इसमें कई पहलू हैं, जिसका एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं आज, एजुकेशन का। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें। हमारे एजुकेशन का मरकज़ क्या होना चाहिए? अंग्रेज़ी में एक वर्ड है, सेरेंडिपिटी कहते हैं उसको। दुनिया में जो इजादात हो रही हैं, जो डेवलप, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है आज इस मौके पर यहाँ पर आकर के आप सबके सामने जो है अपनी बात रखने का मौका मिला मुझे। मैंने कुरान पाक की जो आयत की तिलावत की आपके सामने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कुरान पाक में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन कौमों की मदद नहीं करते जो अपने आप को बदलते नहीं। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इब्तिदा में मैं एक छोटा सा वाक़या बता के आगे बढ़ूँगा। 1996 में मैं नॉर्वे गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और मुझे मौका मिला था 4 IAS ऑफिसर्स के अंडर में काम करने का। हम उनसे जो है काफ़ी फ्रेंडली हो चुके थे
और एक मौके से जो है उन्होंने मुझसे उसमें यूपी केडर के एक IAS ऑफिसर थे, उनका नाम था राम। उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त, आने वाला दौर जो है दुनिया में किन लोगों का होगा? तो हमने मुस्कुरा के उनसे कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनका होगा। तो उन्होंने मुझे रोका और कहा कि नहीं, आने वाला वक्त दुनिया में उन लोगों का होगा जो ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम अंजाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम और फारस फतेह नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया, ऐसे अफराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा की पूरी जमात तैयार की। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो चीज़ हमको मिलती है इस वक्त के दौर की और आने वाले क़यामत तक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। एजुकेशन में एमसीएस फील्ड में हम रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे केप एब्रेस्ट विद द टाइम्स। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में वो अगर उस दौड़ के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत दूर रह जाएंगे। एक दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है सिचुएशंस का एनालिसिस नहीं करते। हम हमारे पास जो है आज आपने अगर सुना होगा कि हमारे पास कैरियर्स की बात होगी, इसमें कैरियर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर जो ऊपर आया है वो डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो। हम हमारी कम्युनिटी के सिचुएशन के ऊपर एनालिसिस कितना करते हैं। वो कैरियर्स के बारे में तो लंबी जो वो 1 घंटे 2 घंटे आप उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ज़रूरत है सारे मजमे के सामने कि हम ये सोचें कि हम हमारी सिचुएशन का एनालिसिस कितना करते हैं। अगर हम हमारी सिचुएशन का सही एनालिसिस नहीं करें तो हम जाहिर बात कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकेंगे। तो हमारे लिए स्ट्रेटजी ये है कि हम आने वाले वक्त के लिए मैन पावर तैयार करें, ऐसा मैन पावर जो हमारी कम्युनिटी को लीड कर सके हर फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई और फील्ड। तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं एक बात कह रहा था कि बहनों के तरफ में खिताब करके ये जो पहले इब्तदाई मरहला होता है बच्चों के ज़िंदगी का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैरिंग पर्सनैलिटी जो है मदर होती है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, वह मदरसतुन इज़ा आदत कहा आदत तशाबन तय्यब ला। माँ तो एक मदरसा है, इसको अच्छा बना लो सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हमारे पास माँ के ऊपर सबसे कम तवज्जो होती है। मैं एक छोटी सी आपको जो है मिसाल, वो उम्र सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड उम्र होती है जो पहले अय्याम होते हैं बच्चों को कुछ साल होते हैं। हम लोग कहते हैं, हमारे पास हर अक्सर और बेशक कहता है इल्म वाला माशाल्लाह कुछ लोगों के, हमारे पास तो यही जनरली की लीडरशिप नहीं है हमारे पास। तो लीडरशिप आएगी कैसे? हमने उसके लिए क्या किया? What did we, how did we plan for them? हम सब ये रोना रोते हैं कि हमारे पास क़यादत नहीं है। क़यादत पैदा कैसे हो? रैप से थोड़ी आए। उसके लिए हमको स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा, हमको उसके लिए जो है गौर फिक्र करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग का जो शोबा है इसमें हम बड़े ज़ीरो हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप स्टडी करेंगे, व्हाई आई एम रेफरिंग टू द सीरत ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज दैट कि वही हमारा जेन्युइन सोर्स है। अभी जिन्होंने ये जो कंडक्ट कर रहे हैं उन्होंने भी इसके बारे में इशारा किया। तो सीरत तो सहाबा से और अल्लाह के रसूल की सीरत से हमको सारी चीज़ें मिलती हैं, और अगर हम ये सोचें कि नहीं मिलती है तो देन हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इसकी कुछ बुनियादें हैं, उस पर हमें बात करना चाहिए। हम दुनिया में जो उरूज में थे, पिछले 200 साल को आप हटा दीजिए, उससे पहले हम जो है 300 साल को हटा दीजिए, उससे पहले हम दुनिया को देने वाले लोग, हम दुनिया को देते थे। जब हमने हमारी वो पोजीशन छोड़ दी, हम लेने वाले बन गए, तो हम धीरे धीरे नेताज का शिकार हो गए। तो हमारे लिए बड़े गौर करने की बात है कि ये देने वाली सिफत हमारे पास कहाँ से आई। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इल्म का जो ज़ख़ीरा है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तमाम मखलूकों पर फ़ौक़ियत इसलिए दी कि इल्म की बुनियाद पर। तो इल्म आया कहाँ से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से।
तो हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारे इल्म के हुसूल के प्रोसेस को जो है अल्लाह ताला से अलग कर दिया। अगर कोई इन्वेंशन होता है, कोई डिस्कवरी होती है, अल्लाह ताला हमारे जहन के गिरों को खोलता है, जिससे जो है वो चीज़ें हमारे जहन में आती है और हम उस पर आगे बढ़ते हैं। IIM बैंगलोर के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हमारे यहाँ की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हिंदुस्तान की सुब्रमण्यम स्वामी, हम उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वो हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में PhD है। उन्होंने एक बात कही, वो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, वाकई गौर करने वाली बात है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में वो कौमें उरूज पे रहती हैं जो दुनिया को देती है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका जो है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा उरूज पर है। उसकी वजह है कि उसकी GDP का 65% इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से आता है, 35% सर्विसेज से आता है। तो हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अपनी नई नस्ल को आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा कैरियर रहेगा वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है। आज जो है ये बात उसकी 2 नस्लें आगे आ चुकी होंगी, उसको सामने रखते हुए हम कुछ प्लानिंग करेंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। हम जो है वो हालात और दौर की जो पेस है उसके हिसाब से हम आउटडेटेड हो चुके हैं। हम जो है बहुत ही शॉर्ट साइटेड, हम कल के बारे में सोचते हैं, हम आने वाले वक्त के बारे में नहीं सोच पाते। तो हमारे लिए ज़रूरी है, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, खंदक के मौके पर उन्होंने एक मिलिट्री वॉरफेयर का एक आइडिया दिया कि जो है आप खंदक खोदना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने उसको अडॉप्ट किया। तो हमको जो है दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसको अडॉप्ट करना चाहिए। मगरब ने हमारे कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ गया, वक्त है कि हम उसके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ें। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर हम हमारी तारीख देखें साइंस में और टेक्नोलॉजी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो अनपैरेलल कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए इब्तिदा करना बड़ा मुश्किल है, एक बार गाड़ी चल पड़े तो उसको चलाना आसान है। हमने वो रोल अदा किया है तारीख में कि हमने इब्तिदा की। आपको ये बताऊं कि दुनिया में सबसे पहला ज्योग्राफिकल मैप बनाने वाला मुसलमान, उसका नाम इदरीसी था, हमें नहीं मालूम। जाबिर बिन हय्यान को हम नहीं जानते। अभी हमने हमारे इदारे में जो है कुछ स्कॉलरशिप सिस्टम स्टार्ट किए, तो हम मुसलमान साइंसदानों के नाम तलाश रहे थे। तो मैं विकीपीडिया से मैं एक कोट करूंगा आपको। एक मुसलमान साइंसदान है जिसको विकीपीडिया ने फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा, एंड दैट वाज 1200 years back. Just imagine the technology which is ruling the roost today. आज का दौर का सबसे टॉप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विकीपीडिया कहता है कि आज से 1200 साल पहले जौहरी नाम का एक मुसलमान साइंसदान था जिसको विकीपीडिया ने फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा। और विकीपीडिया आगे कहता है ही वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट अ ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड जो है आज जापान क्रिएट करने में सबसे आगे है। तो हमने दुनिया को क्या दिया है ये हमें जानने की जरूरत है। और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सारी चीजें तो यूं ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर वो सारे मुल्क जो दुनिया में उरूज पर है उसकी बुनियाद जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन है। अभी आष्टी में एक प्रोग्राम था गुज़िश्ता महीने, तो मैंने वहाँ पर अपनी गुफ्तगू में एक बात बोला कि मदारिस जो है वो दीन के किले हैं। ये बात हम लोग सब जानते हैं। मदारिस को बाकी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेसेस को बाकी रहना। हमारी कौम के बिजनेसेस जो कायम रहेंगे तो वो सपोर्ट सिस्टम है उनका, और बिजनेसेस को कायम करने के लिए हमारे पास एजुकेशन की ज़रूरत है। और एजुकेशन में तरक्की के लिए हमको सही विजन की ज़रूरत है। सही विजन की का सोर्स जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बोलते हमारे जहन में असली तालीम माइनस हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से असली तालीम की एक एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ जिसके बाद हमारे पास इसके सवाल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जंग बद्र के वक्त जो 70 मुशरिकीन मक्का कैदी बना के लाए गए थे और उनको मस्जिद नबी के सुतूनों से बांधा गया था, उनकी आज़ादी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडीशन रखी थी, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। दीन पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं।
सहाबा इकराम मौजूद है, तो ये मुशरिकीन मक्का क्या पढ़ाने वाले थे? ये सवाल हमारे जहन में उठना चाहिए। उस वक्त का जो जदीद उलूम थे वो पढ़ाते हैं। अब इसको आज आप अपनी लाइफ में लेकर के आइए, क्या हमारे नज़दीक ये भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? और इस अल्टीमेट लेवल की सुन्नत तो आपको कहीं मिलेगी नहीं कि मालूम हुआ कि मेरे घर में एक चोर घुसा, मैंने पकड़ लिया, पूछा तो मालूम हुआ IIT का ग्रेजुएट है, तो मैंने कहा पुलिस पे ले जाने के बजाय एक कंडीशन पे छोड़ूंगा, मेरे बच्चों को पढ़ाओगे? क्या ये पॉसिबल है? तो हमारे पास एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस जो है वो कितनी है, आपको एनालाइज करना चाहिए। जिस तरह दीगर सुन्नतें हैं, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत हो गई। असरी उलूम का हासिल करना जो है ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल की सीरत से और सहाबा की सीरत से ये बारह जो है साबित होता है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं एजुकेशन की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ये तमाम दीगर उलूम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन स्टेज। सहाबा की सीरत से तो स्ट्रेटजीज टपकती हैं, पर हमारे पास वो नज़र जो है वो चली गई। अल्लाह के रसूल की हदीस है, वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जब मैं इरादा करता हूँ किसी को साथ भलाई का, तो मैं उसको दीन की गहराइयों से आशना करता हूँ। लेकिन हमारी दीन की फिरासत कहाँ चलेगी? एक जगह कहा कि इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिनीन, मोमिन की फिरासत से डरो। हमारी फिरासत से कोई नहीं डरता, हमारी वो समझदारी गायब हो चुकी है हमारे पास। तो हमारे आने वाले नस्ल के लिए व्हाट डू वी हैव, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरी कौमें तो 100 साल आगे प्लान कर रही है, बच्चा पैदा होता है उसके लिए पूरी प्लानिंग हो जाती है। हमारे पास क्या है? कम से कम एक चीज हम प्लान करें कि 2076 को हम टारगेट करें कि किसी कौम को अगर आपको खत्म करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, सबसे आसान तरीका है उसके अंदर से हौसला निकाल दीजिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कुछ करने के काबिल हैं, ये खत्म कर दीजिए। आप अपने आप को कोलैप्स हो जाए। किसी भी कौम को हीरोज की जरूरत होती है, किसी को देख के बच्चे जो है एमुलेट करें कि हाँ नहीं दिस इज समबडी, हमको इसके जैसे बनना है। तो आपकी कम्युनिटी के पास हीरोज कहाँ है? आपके पास तो सब जीरो है, और हमको ये बताया गया, ये समझाया गया कि आपके पास सब जीरो है। तो हमको चाहिए कि हम समझें और जाने बुझे कि हमने दुनिया को क्या दिया है, दैट विल गिव अस मोटिवेशन, हमको उससे हौसला मिले। दूसरी चीज, फिनलैंड का जो एजुकेशन का मॉडल है इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप मॉडल समझा है। जो लोग बीएड और एमएड करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उनको ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि 5 साल के अंदर, मैं हमारी बहनों से किताब करता हूँ, बच्चे की जिंदगी के पहले 5 साल उसकी साइकोलॉजी को सेटल कर देते पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए। फिनलैंड में सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा पेड टीचर प्री प्राइमरी का टीचर होते हैं, सबसे ज्यादा फोकस उस पर करते हैं। और वहाँ दुनिया के मुल्कों के, दीगर मुल्क के सारे बच्चे वहाँ आके